हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। तो जैसे कि आपको पता है, आई एम आरती एंड आई विल बी टीचिंग यू पाइथन हेयर। हमने पिछले लेक्चर में 5.1 में कवर किया डिक्शनरीज के ऊपर, डिटेल में बात करी। अब 5.2 से 5.5 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसमें हम कवर करेंगे कि जो डिक्शनरीज में हम की और वैल्यू ये दोनों के पेयर्स बना करके एक डिक्शनरी फॉर्म करते हैं, तो कौन कौन सी वैल्यू की में आ सकती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हम एज अ वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सॉर्टिंग कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। फिर हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पाइथन के अंदर। तो ये कुछ चीज़ों के ऊपर हम इन 5.2 से 5.5 तक बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, इसके बाद आपका वीक 5 एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इन केस आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वीक 5 नहीं पढ़ा है, आप अच्छे से इसको वीक 5 को कवर करिए एंड आई एम श्योर कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑल्सो आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, इनकेस रह जाते हैं तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो और कनेक्ट टू अस ऑन लेट्स लर्न। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं मोर ऑन डिक्शनरीज, फिर सॉर्टिंग और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। मेरा डेस्कटॉप इधर है तो आई वुड बी लुकिंग हियर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम अपने रेपलेट पर जाते हैं। दिस इज रेपलेट। हमें पता है कि डिक्शनरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, एज वी ऑल नो। कोड्स को ना भूलें। डिक्शनरी में हम बात करते हैं की वैल्यू पेयर्स की। एक की होती है एक वैल्यू से एसोसिएटेड और उसमें हम उसके ऊपर पूरी डिक्शनरी डिफाइन होती है। तो अगर हम की बात करें तो हम क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एज अ की पुट ऑन कर सकते हैं या एज अ की हम उनको डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ एक इंटीजर की, क्या मैं एक इंटीजर को डिक्शनरी में एज अ की यूज़ कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या मैं एक स्ट्रिंग को स्टोर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या मैं एक बुलियन वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या मैं एक लिस्ट को एज अ की स्टोर कर सकती हूँ? तो ये क्या क्राइटेरिया है जिससे डिसाइड होगा कि क्या मैं किसी ऑब्जेक्ट को एज अ की स्टोर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? तो वो क्राइटेरिया होता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अनएडिटेबल होना चाहिए, जिसे हम पाइथन की लैंग्वेज में कहते हैं इम्यूटेबल होना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट एडिट किया जा सकता है तो उसे हम एज अ की स्टोर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज की इज ऑलवेज यूनिक। की हमेशा यूनिक होती है किसी भी डिक्शनरी में, क्योंकि की एक वैल्यू से एसोसिएटेड होती है और फॉर फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू हमें एक पर्टिकुलर की डालनी होती है जिससे हमारे पास वो वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू आएगी तभी जबकि हमारी यूनिक होगी। सो रिमेंबर कि की डिक्शनरी में हमेशा यूनिक होती है। डिक्शनरी अपने आप में, डिक्शनरीज जो होती हैं वो एडिटेबल होती हैं, म्यूटेबल होती हैं, बट डिक्शनरी के अंदर जो की होती है दैट कैन नॉट बी एडिटेड, दैट मस्ट बी यूनिक। तो आइए हमने इस बारे में तो बात कर ली कि एज अ की हम किन ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। हम रख सकते हैं इम्यूटेबल हैशेबल ऑब्जेक्ट्स को। हैशेबल का भी वही मतलब होता है कि हम ऐसे एलिमेंट्स को वहाँ पर रखें जो एडिट नहीं हो सकते हों, उन्हीं को हम कह रहे हैं इम्यूटेबल हैशेबल। हैशेबल के अंदर जाने की आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड दैट। बस इतना याद रखिए कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको एडिट नहीं किया जा सकता उन्हें ही हम एज अ की स्टोर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं वैल्यूज़ के बारे में, कि यहाँ पे हमें जो ये वैल्यूज़ दिख रही हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होगी जो एसोसिएटेड होगी की से, उसे हम उसमें हम क्या कौन से ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। क्या हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं? क्या हम किसी इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं? क्या मैं किसी बुलियन वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है कि हम वैल्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर एनी डेटा टाइप एज वैल्यू, क्योंकि वैल्यू म्यूटेबल हो सकती है, वैल्यू कैन बी एडिटेबल,
कैन बी म्यूटेबल। और इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसी भी म्यूटेबल लिस्ट के जैसी ही होती हैं। मतलब ऐसी कोई भी लिस्ट है जिसमें हम कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसको हम कभी भी एडिट कर सकते हैं, तो उसकी जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे इस वैल्यू की। आइए हम इसको समझेंगे कि मैं ये इसको प्रूव करके आपको दिखाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए मैंने कोई डिक्शनरी उठाई, कोई भी डिक्शनरी उठाई मैंने और इसमें कोई भी वैल्यू को स्टोर कर दिया। ये जो हमें सजेस्ट कर रहा है हम उसी को ले लेते हैं। मुझे इस डिक्शनरी को कॉपी करना है। मैंने एक मेथड यूज़ किया, कॉपी मेथड। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने कॉपी मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल किया है ना। अब मैं कहूँगी कॉपी डिक्शनरी, फिर मैं कहूँगी ओरिजिनल डिक्ट डॉट कॉपी। तो ये जो कॉपी मेथड है कहाँ से आ रहा है? कॉपी मेथड हम म्यूटेबल लिस्ट में भी इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ से मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि जो प्रॉपर्टीज एक म्यूटेबल लिस्ट दिखाती है वही प्रॉपर्टीज एक डिक्शनरी भी दिखा रही है एज अ वैल्यू। तो हम वैल्यू में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप को हम एज अ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। ये बेसिक सी बात है। जब मैंने इसको ओरिजिनल डिक्शनरी को मान लीजिए कुछ भी लिया और उसको कॉपी करना चाहा और फिर मैंने कहा प्रिंट कर दो कॉपी डिक्शनरी, तो उसने प्रिंट कर दिया। सेम चीज़ मैं लिस्ट के साथ करूँगी। मान लीजिए ये प्रूफ करने के लिए कि एक लिस्ट के जैसे ही एक्ट कर रही है यहाँ पर एक वैल्यू, हम ये कोड लिख रहे हैं। ये जैसे आपको समझाने के लिए है। सॉरी, ओरिजिनल लिस्ट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लिस्ट में दिखाना चाहती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने कुछ भी लिस्ट ले ली। लिस्ट आपको याद होगा कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। 1, 2, 3, 4 कुछ भी लीजिए, 5। मैंने कहा कि कॉपी करो इस लिस्ट को। कॉपी लिस्ट कैसे करनी है? ओरिजिनल लिस्ट डॉट कॉपी। अब मैंने कहा प्रिंट कर दो। बिल्कुल सेम कोड लिखा है जो ऊपर लिखा है, ये दिखाने के लिए कि दोनों में सेम प्रॉपर्टीज हैं। कब? किसके टर्म्स में? वैल्यूज के टर्म्स में। अब देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। टू शो यू दैट द कॉपी मेथड इज वर्किंग सेम फॉर बोथ। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि वैल्यूज में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं और वो प्रॉपर्टीज शो करता है किसी भी म्यूटेबल लिस्ट के जैसी, है ना। किसी भी म्यूटेबल लिस्ट की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। वो हमने आपको प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग द कॉपी मेथड। तो बेसिकली हमने 5.2 में क्या जाना कि हमारे डिक्शनरी के अंदर एक की है और एक वैल्यू है, और की में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? की में हम स्टोर कर सकते हैं इम्यूटेबल हैशेबल ऑब्जेक्ट्स को, और की में हम स्टोर कर सकते हैं केवल यूनिक आइटम्स को, क्योंकि की इज ऑलवेज यूनिक। हमेशा याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर एक ट्यूपल की भी बात आती है कि भाई ट्यूपल जो डेटा टाइप है, क्या ट्यूपल को हम एज अ की स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर येस भी है और नो भी है। क्यों? क्योंकि अगर ट्यूपल में मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एडिट हो सकता है। ट्यूपल तो एक लिस्ट की तरह हो गई, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट डेटा टाइप है ट्यूपल, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट वहाँ स्टोर कर दिया, तो मैं उसे ऐसा की इस्तेमाल कर सकती हूँ। बट मान लीजिए ट्यूपल के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको एडिट किया जा सकता है, तो मैं उसे एज अ की यूज नहीं कर सकती। फिर से सारी बात घूमकर वहाँ आ गई कि क्या वो ऑब्जेक्ट जिसे हम एज अ की स्टोर करना चाह रहे हैं वो एडिटेबल है या नहीं है। तो ट्यूपल एज अ की कैन बी यूज्ड इफ इट हैज ऑल ऑब्जेक्ट्स एज immutable, then we can
यूज इट एज की. इफ इट डज नॉट हैव ऑल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स देन वी कांट यूज इट एज अ की. ओके, सो हियर यहाँ पे हमें पता लग गया कि क्या हम की तरह स्टोर कर सकते हैं और कौन सी वैल्यूज को हम एज अ वैल्यू डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं. आइए अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे को पता है कि यहाँ पर की क्या है, तो कैसे मैं उसकी वैल्यू को निकालूंगी. तो इसको कोड को हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई भी डिक्शनरी उठा ली मान लीजिए, और मैं कह रही हूँ सजेस्टेड वैल्यूज़ को डाल लेते हैं मान लीजिए. अब मुझे जानना है कि ये जो की है इसको अगर मैं डालूँ तो इसकी वैल्यू आ जाए. मैं चाहती हूँ की से एसोसिएटेड वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो वो कैसे निकालूंगी आइए जानते हैं. तो मैं कहूँगी प्रिंट पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट, फिर मैं कहूँगी सिंगल कोट्स में उस की को डालूंगी. फिर उसके बाद में क्या करूँगी, कॉलन लगाऊंगी. दिस इज़ अ मेथड ऑफ फाइंडिंग की. और फिर मैं कॉमा लगाऊंगी, डी स्क्वायर ब्रैकेट 1. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होती कोई तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाती, पर क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं कोट्स नहीं लगाऊंगी. अब लेट्स ट्राई दिस. आ गया. सो यहीं पे एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं. मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख देती हूँ, मान लीजिए लिख देती हूँ मीरा. फिर यहाँ पर मैंने लिखा मीरा, यहाँ पर भी लिखती हूँ. क्या हमारा कोड रन करेगा? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने सिंगल कोट्स नहीं लगाए हैं. जैसे ही मैंने कोट्स लगाए हमारा आंसर आ गया. तो इससे क्या सीखने मिला कि स्ट्रिंग्स के को निकालना है. अगर स्ट्रिंग की है तो हमें कोट्स लगाने होंगे, अगर इंटीजर की है तो बस हम इंटीजर डालेंगे और हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी. तो इस लेक्चर 5.2 में यहीं तक सर ने पढ़ाया कि कैसे एक की से एसोसिएटेड वैल्यू निकाली जा सकती है, की में किस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर कर सकते हैं और ट्यूपल को स्टोर कर सकते हैं या नहीं, वैल्यूज में किन ऑब्जेक्ट्स को हम स्टोर कर सकते हैं. इन सब चीज़ों से गो थ्रू किया द पॉइंट्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 5.3 जहां पर हम बात करेंगे सॉर्टिंग यूजिंग फंक्शंस की, कि कैसे फंक्शंस को यूज करके हम मान लीजिए सबसे छोटा एलिमेंट निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, या मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं. तो वो सब हम 5.3 में पढ़ेंगे. आइए 5.3 शुरू करते हैं. तो 5.3 में हम डिस्कस करेंगे फाइंड द मिनिमम मोस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट L, append that to a new list X, remove the minimum from the original list L. आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है. तो बेसिकली हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सॉर्टिंग यूजिंग फंक्शंस. हम कोई एक फंक्शन बनाएंगे, उसको डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर उसका यूज़ करेंगे डेटा को सॉर्ट करने के लिए. अब वो कैसे होगा आइए देखते हैं. और इस वीडियो में बेसिकली हम एक तो तरीका बताएंगे आपको एक कंबाइंड, कि एक बार में आप सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में निकाल लोगे, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी फंक्शंस को टुकड़ों में सीखेंगे. एक बार ये हम निकालेंगे, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, फिर हम सीखेंगे कि उससे एक एक करके एलिमेंट्स कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं. तो ये दो तरीके और दो बातें इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं 5.3 के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. आपको पता ही होगा कि हम ये हैशटैग लगाते हैं अपने जो भी चीज़ें याद रखनी है उनके लिए. सो 5.3 में हम क्या पढ़ेंगे, फाइंड द मिनिमम मोस्ट एलिमेंट इन L, append that a new list, append that to a new list and remove that from the minimum from original list L. सबसे छोटा एलिमेंट निकालेंगे और उसको ओरिजिनल लिस्ट से डिलीट कर देंगे, एक लिस्ट लेंगे उसमें सबसे छोटा एलिमेंट डाल देंगे. ये पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इसे कैसे करेंगे. तो मैं एक बार ये इंडेक्स देख रही हूँ कि मुझे किस
तरीके से आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले एक डिफाइन करूँगी मैं एक फंक्शन, जिसे मैं नाम दूंगी, फंक्शन को सर ने लेक्चर में नाम दिया था ऑब्वियस सॉर्ट। तो मैंने नाम दे दिया ऑब्वियस सॉर्ट। यहाँ पर क्यों आ गया पता नहीं। लेट मी जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर टू दिस। मैंने फंक्शन लिया और फंक्शन को मैंने डिफाइन किया ऑब्वियस सॉर्ट। किसको इनपुट में लेके? लिस्ट को इनपुट में लेके। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक खाली लिस्ट है x। आपको ऊपर देखने को मिल रहा है कि मैं बात कर रही हूँ कि मैं एक खाली लिस्ट लूँगी x और वहाँ पर अपेंड करने वाली हूँ, वहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करने वाली हूँ। तो ऐड करने के लिए हमें ऑब्वियसली सी बात है कि हमें खाली लिस्ट लेनी होगी। हमने ले ली। यहाँ पर इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये वाइल क्यों लिख रहे हैं उसको हम समझेंगे। हमें पता है वाइल लूप का क्यों इस्तेमाल होता है। वाइल लूप का तब इस्तेमाल होता है जब तक हम उस कोड को रन करवाना चाहते हैं, तब तक जब तक कि आउटपुट डिजायर्ड ना आ जाए। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पर कि हमारी जो लिस्ट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सॉर्ट होके हमारे पास आ जाएं। तो हमने क्या लिखा, वाइल, फिर हमने लिखा लेंथ l 0 से बड़ा। क्या मतलब है इसका, कि जब तक कि हमारी लिस्ट में 0 से ज़्यादा एलिमेंट्स हों तब तक लूप को चलाते रहो। अब देखो कैसे मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। अब जो भी कुछ हम लिखने वाले हैं वो वाइल के अंदर, वाइल लूप के अंदर होगा। यहाँ पर ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है, यू कैन गो विद इट और वी कैन जस्ट टाइप इट हियर। सो सबसे पहले ये कह रहा है कि एक मिनी वेरिएबल इसने ले लिया और उसको इसने डिफाइन किया L0। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मेरा सबसे पहला एलिमेंट, मैं लिस्ट के पास गई, मैंने वाइल लूप चलाया। कब तक चलाया? जब तक कि उस लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तब तक मुझे वाइल लूप चलाना है। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी लिस्ट को सॉर्ट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सबसे छोटा एलिमेंट ले लिया L of 0। अब मैं यहाँ पे L of 0 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब वाइल लूप चली तो वो लिस्ट के पास गई और पहला एलिमेंट जो मिला उसी को मान लिया कि भाई ये सबसे छोटा है, उसी को मान लिया कि ये सबसे छोटा है। अब जब उसको सबसे छोटा मान लिया तो जब नेक्स्ट एलिमेंट के पास गई तो चेक किया क्या ये एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट छोटा है, जो छोटा होगा उसको सबसे छोटा मान लेंगे। फिर ऐसे ही लूप के चलते 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 हमें पता लग जाएगा कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। आइए इसको समझते हैं कोड की हेल्प से। वाइल लेन ऑफ L इज मोर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा हैं उसमें एलिमेंट्स तो मान लो कि पहला ही एलिमेंट सबसे छोटा है। जब मान लिया, मिनी एक वेरिएबल है, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो मिनी इज इक्वल टू L of 0, सबसे पहले एलिमेंट को सबसे छोटा मान लिया। फॉर I इन रेंज लेन L, लेन L मतलब जितना लेंथ है। अच्छा रेंज मान लीजिए, लेंथ मान लीजिए किसी लिस्ट की है, लेंथ मान लीजिए किसी लिस्ट की है 10, तो उसकी रेंज होगी 0 to 9। ऐसा मैं क्यों कर पा रही हूँ, आइए उसको भी ध्यान देंगे। एक पहले वाला एलिमेंट तक रेंज होगी वहाँ की, इतना आप समझ लीजिए। ओके, लेट्स मूविंग अहेड कि फॉर I इन रेंज लेन L, मतलब रेंज जितना लेंथ है लिस्ट के अंदर उस सब में एलिमेंट I के लिए चेक करो कि कौन सा छोटा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर I 0 भी हो सकता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन, याद करिए इंडेक्सिंग की हमने बात करी थी कि मान लीजिए पहला एलिमेंट छोटा है मिनी से तो उसको मान लेंगे मिनिमम, मान लीजिए दूसरा एलिमेंट छोटा है मिनी से तो उसको मान लेंगे छोटा एलिमेंट। तो ऐसे सारे ही एलिमेंट्स के साथ चेक करके हमारे पास एक मिनिमम निकलेगा और जो मिनी हुई उसको हम L of I मान लेंगे। अब वो जो L of I हमारे पास आया है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, दैट L of I इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, पुरानी लिस्ट में से उसको उड़ा देंगे और नई लिस्ट यानी कि जो खाली लिस्ट मैंने x ली थी उसमें हम ऐड ऑन कर देंगे। आइए मैं इसको आपको एक बार थोड़ा सा और इजी बना दूं। मैंने एक फंक्शन को डिफाइन करा और नाम दिया उसे ऑब्वियस सॉर्ट। किसके लिए, कोई लिस्ट है मेरे पास
एल, लिस्ट एल। मैंने खाली लिस्ट ली एक्स। अब खाली क्यों ली? क्योंकि मैं एक एक करके उसमें एलिमेंट डालने वाली हूँ, ये मुझे मालूम है। अब मैंने वाइल लूप चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि वाइल लूप तब तक चलता है जब तक डिजायर्ड एलिमेंट ना आ जाए, और अभी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे मुझे चेक करना है, तो मुझे वाइल लूप चलाना होगा। फिर मैंने मिनिमम सोचा कि जो पहला एलिमेंट है उसी से शुरू करती हूँ, तो मैंने कहा कि पहला एलिमेंट ही सबसे छोटा है। फिर मैंने कंपेयर किया दूसरा एलिमेंट से, फिर मैंने कहा अच्छा ये छोटा है तो इसको मान लिया। ऐसे ही सारे, जब तक रेंज नहीं खत्म हुई तब तक मैंने एलिमेंट्स में चेक करा, है ना। फॉर आई इन रेंज, याद करिए हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी फॉर एक्स इन एस, है ना। वैसे ही फॉर आई इन रेंज, आई मतलब कोई भी एलिमेंट रेंज का, सबके पास गए और चेक करा कि क्या जो हमने पहले एलिमेंट उठाया है उससे दूसरा एलिमेंट छोटा है। अगर जो छोटा एलिमेंट है उसको स्टोर कर लिया एज मिनी, तो ऐसे करके फाइनल वैल्यू हमारे पास मिनी आ गई, जिससे हमें पता लग गया कि अच्छा ये सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी खाली लिस्ट एक्स है उसमें वो एलिमेंट डाल दूंगी, एक्स डॉट अपेंड मिनी। अपेंड हमने बात करी थी कि लिस्ट में किसी भी और एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं मेथड, जिसे हम कहते हैं अपेंड टू ऐड। और जो पुरानी लिस्ट है उसमें से रिमूव कर देंगे वो वाला एलिमेंट। अच्छा, क्यों रिमूव कर देंगे? इसलिए रिमूव कर देंगे क्योंकि वाइल लूप फिर से चलेगा, तो वो फिर से ही वही एलिमेंट दे देगा, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले एक एलिमेंट छोटा निकाल लिया, फिर उसे लिस्ट में से रिमूव कर दिया। अगर मान लीजिए लिस्ट में पहले 5 एलिमेंट्स तो 4 रह गए, तो वो 4 में चेक करेगा, फिर छोटा आ गया, फिर 3 में चेक करेगा कौन सा छोटा है, फिर आएगा, फिर 2 में चेक करेगा कि कौन सा छोटा है। ऐसे ऐसे करके सबसे असेंडिंग ऑर्डर में हमारी सॉर्टिंग तैयार हो जाएगी। ये तो हमारा हो गया कंबाइंड मेथड, जिसके बारे में सर बात करते हैं। अब अगर आपको इस फंक्शन को और डिटेल में समझना है तो हम इसको तोड़ सकते हैं दो फंक्शंस में। आइए उसके ऊपर बात करेंगे, पर उससे पहले आई होप यू गॉट दिस। तो हम इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कोई भी उससे पहले आपको यहाँ पर रिटर्न भी तो लिखना पड़ेगा, रिटर्न एक्स, कि एक्स को एज अ लिस्ट आउटपुट दे दो, ऐसा हम कोड के थ्रू कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी लिस्ट उठा ली, जो सजेशन है वही उठा लेते हैं। और अब मैं कह रही हूँ कि मेरे को सॉर्टिंग चाहिए, वेयर इज माय माउस, सॉर्टिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट ऑब्वियस सॉर्ट एल। क्यों? जो ऑब्वियस सॉर्ट फंक्शन मैंने डिफाइन किया है उसके थ्रू एल को प्रिंट कर दो, ऐसा मैं कह रही हूँ कोड के थ्रू। तो नाउ व्हेन आई विल रन इट, somewhere there is mistake somewhere in line 6 it is telling the mistake. Okay, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम कॉलन नहीं लगाते, जो मैंने सेम यहाँ पर करी। कॉलन ज़रूर लगाइए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स आ गए। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉर्ट यूजिंग फंक्शंस। अब देख रहे हो फंक्शन की पावर कितनी है कि हम फंक्शन को यूज़ करके सॉर्टिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं अगर फंक्शन को हम डिफाइन कर दें तो आइए हम दूसरा मेथड की ओर चलते हैं, दैट इज अ बिट, इसी का ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स मेथड है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे दो फंक्शंस की। एक तो मान लीजिए मैंने ले लिया मिन लिस्ट, किस्ट हो गया, और एक मैंने ले लिया वही ऑब्वियस सॉर्ट। मैं वही फंक्शंस का यूज़ कर रही हूँ जो सर ने लेक्चर्स में किया है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऑब्वियस सॉर्ट लिया है हमने यहाँ पे, तो ये दो फंक्शंस को हम के थ्रू हम समझेंगे। तो आपको याद हो कि यहाँ पर हम कंबाइंड कर रहे हैं चीज़ें। पहले हमने सबसे छोटा एलिमेंट भी मंगा लिया और लूप में भी चला लिया, और दोनों काम इकट्ठे करके मतलब सबसे छोटा एलिमेंट निकालना और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये दोनों चीज़ें हम साथ में कर रहे हैं। अब हम ये दो स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले मिनिमम लिस्ट के थ्रू। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन मिन लिस्ट, और मैंने कहा किसके लिए, इनपुट एल। फिर से हम एक चीज़ भूल ना जाएं, कॉलन।
अब मैं क्या करूँगी, मैंने डिफाइन किया एक फंक्शन, क्या इनपुट में रख के, लिस्ट को इनपुट में रख के, एंड इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग द कोड। अगर हम मान लें कि मिनिमम जो हमारा है एलिमेंट वो पहला ही एलिमेंट है, मैंने क्या लिया, एल ऑफ ज़ीरो है। एल ऑफ ज़ीरो आपको याद होगा तो इंडेक्सिंग में हमने पढ़ा है कि पहले एलिमेंट को हम कहते हैं एल ऑफ ज़ीरो। तो मैंने कहा यही सबसे छोटा एलिमेंट है, पर मैंने कहा अरे ऐसे कैसे, मैं चेक करूँगी ना कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उस रेंज में, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के अंदर, उसमें सबसे छोटा कौन है। तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर किया था। तो मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, कोई भी एलिमेंट रेंज के अंदर मैं चेक करूँगी पहला एलिमेंट क्या मिनिमम है। तो पहले एलिमेंट को मैंने मान लीजिए एल ऑफ ज़ीरो को मैंने मान लीजिए लेके चली, फिर मैंने कहा क्या ये मिनिमम है, किससे, एल ऑफ ज़ीरो तो हमने मिनिमम लिया ही था, तो एल ऑफ ज़ीरो से क्या छोटा है, एल ऑफ वन मान लीजिए। तो अगर एल ऑफ वन एल ऑफ ज़ीरो से छोटा होता है तो मैं एल ऑफ वन को एज मिनिमम काउंट कर दूंगी और ये मिनिमम क्वांटिटी निकल करके आ जाएगी। तो ये मेथड जो है फंक्शन का वो इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि मिनिमम मोस्ट एलिमेंट कौन सा है लिस्ट के अंदर। ठीक है, हमने ये मेथड समझ लिया है ना। इसी चीज़ को हम 2 पार्ट्स में समझ रहे हैं। और अब मैंने कहा मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन में हमने वाइल लूप और फॉर लूप दोनों का इस्तेमाल किया है। इस फंक्शन में मिनिमम लिस्ट वाले फंक्शन में हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया। फॉर लूप कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ आइट्रेशन हो वहाँ पर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ आइट्रेशन है वहाँ पे हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो लिस्ट में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ आइट्रेशन है तो हम केवल फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। बट क्योंकि हम ये ऑब्वियस सॉर्ट फंक्शन को समझ रहे हैं जो हमने ऊपर भी अप्लाई किया था, तो यहाँ हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए आपको समझाएंगे सेम चीज़। ठीक है, इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखें वरना क्वेश्चन में मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, फिर मैंने खाली लिस्ट उठा ली। क्यों? क्योंकि उसमें तो मैंने केवल सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना मेरा काम था पहले फंक्शन में, पर अब इस फंक्शन में मेरा काम है टू फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर इन द लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि दूसरा फंक्शन मैं क्यों रन कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड एलिमेंट्स को। ओके, और पहला फंक्शन मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्मॉलेस्ट मोस्ट एलिमेंट चाहती हूँ इन द लिस्ट, इसीलिए मैं फर्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। ठीक है, वी गॉट दिस पॉइंट। एक बात का ध्यान रखिए कि ये दोनों कोड भले ही हम अलग अलग समझ रहे हैं बट दे विल एक्ट टुगेदरली। अब देखिए वो कैसे, मैंने कहा डिफाइन किया मैंने ऑब्वियस सॉर्ट, एक फंक्शन ऑब्वियस सॉर्ट मैंने डिफाइन किया और एक्स को मैंने कह दिया कि खाली लिस्ट है ना। अब मैंने क्या किया, ऊपर जाइए हमने क्या किया है, ध्यान से दोनों चीज़ों को समझिए क्योंकि एक्चुअली में ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज़ समझा रही हूँ। अब यहाँ पे वही चीज़ इस्तेमाल हुई है, वाइल जब तक कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं इस लूप को चलाते रहो। ठीक है, अब आपको देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट ही कर लेती हूँ। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा जब तक कि लेंथ है, जब तक कि लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तब तक मिनी क्या होगा, मिन लिस्ट एल। अब आपको लगेगा पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट कर दिया, मिन लिस्ट कहाँ से आ गई। तो ये दोनों फंक्शंस मैंने आपसे क्या कहा कि एक ही हैं और इनको मैं अलग अलग तरीके से लिख रही हूँ। तो मैंने क्या करा कि मैंने ऑब्वियस सॉर्ट एक फंक्शन डिफाइन करा। अब इसमें मेरे को मिनिमम क्वांटिटी चाहिए, वो कहाँ से आएगी, इस कोड से आएगी। ये मिनिमम कोड मिनिमम मोस्ट एलिमेंट निकालने का कोड है। अब मैंने जब वाइल लूप लिखी तो मैंने मिनिमम को कहा मिनिमम इज इक्वल्स टू मिन लिस्ट। अब मैं कॉल आउट कर रही हूँ ऊपर वाले फंक्शन को कि कॉल आउट कर रही हूँ कि मुझे सबसे छोटा एलिमेंट दो। तो जब मैं वाइल लूप परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं बार बार
कॉल आउट कर रही हूँ टू गिव मी द स्मॉलेस्ट मोस्ट एलिमेंट, तो ऊपर वाला कोड क्या कर रहा है, मुझे स्मॉलेस्ट मोस्ट एलिमेंट निकाल करके दे रहा है। कब तक, जब तक कि लिस्ट में एलिमेंट्स हैं। फिर वो क्या कर रहा है, एक्स में वो एलिमेंट्स को डाल दे रहा है और लिस्ट में से वो एलिमेंट्स को रिमूव कर दे रहा है। तो फॉर और वाइल लूप को साथ में इस्तेमाल करके हमने क्या किया कि इस कोड को लिखा जिससे हमें डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसको मिटा दूं और आपको सिर्फ ये करके दिखाऊं कि ये मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है और मैंने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है इज इक्वल्स टू, हमें पता है हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं लिस्ट, फिर मैंने कहा कि मेरे को क्या दे दो, मैंने कहा प्रिंट मिनिमम लिस्ट एल। तो मैंने इसे कह दिया कि ये वाला फंक्शन यूज करके मिनिमम मोस्ट एलिमेंट निकाल दो, क्योंकि ये फंक्शन ही निकालता है मिनिमम मोस्ट एलिमेंट। मैंने कहा कि इस लिस्ट पे ये फंक्शन लगा दो, तो उन्होंने क्या निकाल के दिया 1। ये ऊपर वाले फंक्शन का आंसर है, सो डू नॉट लुक फॉर दैट। तो इस वाले फंक्शन से हमें निकल के आ गया पहला एलिमेंट। तो जब हम लूप में उन दोनों फंक्शंस को चलाएंगे, साथ में चलाएंगे, तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सारा डेटा निकल करके आ जाएगा। सो 5.3 में हमने बस इसी चीज़ के ऊपर बात करी है। एक बात को हमेशा याद रखिए कि द वे फंक्शंस आर डिफाइंड डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज विच फंक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट। इस फंक्शन को मैंने लिखा और मैं बार बार इस फंक्शन को बुला रही हूँ यहाँ से, मिनिमम इज इक्वल टू मिन लिस्ट एल, कॉल आउट करना बोलते हैं इसको। तो मैंने ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, नीचे वाले वाइल लूप में मैं उस फंक्शन को कॉल आउट कर रही हूँ, वो आंसर दे रहा है, और इन दिस वे आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट जिसमें सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड डेटा है। सो यही हमने समझा 5.3 में, और मेजरली इसमें और कुछ नहीं है समझने के लिए। अगर मैं देखूँ तो हाँ, तो अब हम 5.4 के ओर चलेंगे और उसमें जानेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। फिर हम 5.5 की ओर चलेंगे और समझेंगे कि कैसे डॉट प्रोडक्ट को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम कोड कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो हियर आर 5.3 ends. I hope you got all the things really well. So let's meet in the next 5.4 lecture, which is here only. Okay. So in this lecture we're gonna be talking about dot product. तो हमने 11-12 में स्कूल डेज में डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना होगा कि कैसे हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। तो इन केस आपको नहीं पता है तो इस लेक्चर से आपको वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो कैसे करते हैं, तो बेसिकली मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, एक कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए ए नाम की और कोई एक और मैट्रिक्स है बी नाम की। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल करके दो। तो कैसे निकालेंगे, ए की रो को उठाइए एंड बी की कॉलम को उठाइए एंड नाउ स्टार्ट मल्टीप्लिकेटिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। फॉर एग्जाम्पल आई विल से 3 into 4 और आपस में ऐड कर दीजिए, प्लस 1 into 6 that is 6 and I will say 1 into 9 that is 9 and I will say 4 into 7 that is 28. अब when we will add it, 3 4 is 12 and 6 is 18 and 9 is 27 and 27 and 27 is around 55. So here we have 55. So this is how we do dot product. तो अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं कहूँ ये रो है और ये हमारी कॉलम है, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में एडिशन कर देते हैं और जो आंसर आता है दैट इज आर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे और कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी।
एक बात कि हमने दो मैट्रिक्सेस उठाई हैं, पहला क्राइटेरिया कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है वो यही होता है कि उनके जो एक के जो कॉलम है वो दूसरे की रोज के बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 into 4 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 rows into 4 कॉलम की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर हमारे पास 4 rows into 2 कॉलम्स की मैट्रिक्स है, तो यहाँ के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि 4 into 4 यहाँ पर अगर हो पा रहा है तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और जो बचे कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक 3 into 2, यहाँ से हमें पता लग जाएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। जैसे आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमारी 3 into 2 ऑर्डर की है। आई होप यू गॉट इट एंड या दिस इज हाउ वी डू आर डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली ये है कि अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका ऑर्डर क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको बताएंगे। अब मान लीजिए मैं इसको कह दूँ ए बी, कुछ भी मैं इसको एलिमेंट को नाम दे सकती हूँ। अब यहाँ पर एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, इसको हटाइए, एक चीज पे स्मूथ वे में हम समझते हैं कि ये असल में है क्या प्रोडक्ट। ये रो के एलिमेंट से और ये कॉलम के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन और सम के बाद हमारे पास ये आ रहा है, और हमें पता है कि 3 क्या है। 3 क्या है? 3 है पहले रो का एलिमेंट, और पहली रो में पहला एलिमेंट, और पहली कॉलम का एलिमेंट। मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हुई 1, और जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हुई 1। आई क्या है? रो, और जे क्या है? कॉलम। आई होप यू गॉट इट। जे की जब हम बात करते हैं तो हम कॉलम को दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे फर्स्ट मैट्रिक्स की तो हमने रो ली है, तो ये कॉलम में कैसे काउंट हो सकती है? क्योंकि रो के एलिमेंट्स भी तो कॉलम का एक पार्ट है। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स में लोकेशन क्या है 3 की। ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड लुक फॉर, दैट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, सो मैंने कहा कि पोजीशनिंग क्या है 3 की मैट्रिक्स में। पोजीशनिंग ये है कि 3 पहले रो का पहला एलिमेंट है और 3 पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। हम पाइथन के अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहले एक मैनुअल तरीका सर ने लेक्चर में समझाया 5.5 में। उसके बाद सर ने एक ऑटोमेटिक तरीका सिखाया है कि कैसे हम बहुत ही क्विकली एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो पहले हम मैनुअल मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं जिससे हमारे बेसिक्स जो है थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई भी मैंने रो वन मतलब R1 वेरिएबल ले लिया और उसमें वैल्यूज कुछ पुट ऑन कर ली, अपनी मर्जी की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट ऑन कर देती हूँ जिससे यू कैन जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट। सो मान लीजिए मैंने ये वैल्यू ले ली और फिर उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल असाइन किया R2 और इसमें कोई ये वैल्यूज मैंने रखी। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल ले लिया R3। मैं 3 वेरिएबल क्यों ले रही हूँ क्योंकि मैं एक 3 by 3 की मैट्रिक्स बनाना चाहती हूँ। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी कुछ देखा था कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें कैसे एक मैट्रिक्स होती है दूसरी मैट्रिक्स होती है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर प्रोडक्ट मैट्रिक्स होती है। तो पहले मैंने मान लीजिए ये कुछ रो लिख दी, और ये मान लीजिए मैंने पहले मैट्रिक्स के लिए लिख दी और मैंने दूसरे मैट्रिक्स के लिए जो लिखी उसको मैं आर का नाम नहीं दे सकती क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गिवन वैल्यूज टू दोज वेरिएबल्स। मैं मान लीजिए उसे S1 का नाम दे देती हूँ, फिर मैं उसे S2 का नाम दे देती हूँ, फिर मैं उसे S3 का नाम दे देती हूँ। ये मैंने 3 और वेरिएबल असाइन कर ली। अब मैंने एक खाली लिस्ट उठा ली ए नाम से, मैंने खाली लिस्ट उठा ली ए नाम से, और उस खाली लिस्ट को फिल करना अब मेरा टारगेट है। किससे फिल करूंगी? ये जो एलिमेंट्स है उनसे। अब मैंने एक बी लिस्ट ले ली, वो भी खाली ले ली, किससे फिल करूंगी? इन एलिमेंट्स से। अब मेरे पास जो खाली लिस्ट ए है
उसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगी इस रो के आइटम्स को। फिर मेरे पास जो खाली लिस्ट बी है उसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगी R2 को। फिर मेरे पास जो खाली लिस्ट ए है उसमें मैं अपेंड कर दूंगी R3 को। मतलब ये सारे एलिमेंट्स में ए में डाल दूंगी और ये सारे एलिमेंट्स में बी में डाल दूंगी। एज सिंपल एज दैट। यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम राइट हियर। अब मुझे क्या करना है, जब मैंने एक खाली लिस्ट ले ली और उसको उसमें अपेंड कर दिए वो सारे वेरिएबल्स जो मैं अपेंड करना चाह रही थी, अब मुझे क्या करना है, एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्रिएट करनी है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। अब वो मैं कैसे क्रिएट करूंगी, मैंने एक सी मैट्रिक्स ले ली। अब वो सी मैट्रिक्स कहाँ से आई, वो सी मैट्रिक्स आई उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, डॉट प्रोडक्ट से। तो मैंने एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स ली सी और एकदम खाली ली, उसको फिल नहीं किया मैंने, खाली ली। अब मैंने उसमें 0 0 एलिमेंट्स डाले हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स चाहिए है। तो फिर मैंने क्या किया, एक सी मैट्रिक्स ली जिसमें अभी एलिमेंट्स कुछ नहीं रखे, खाली रखा है। अब मैंने इसे धीरे धीरे भरना चालू किया। पर मैं इसे कैसे भरूंगी, सबसे पहले मैं उसमें डिफाइन कर दूंगी डायमेंशन है 3। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्डर है 3, 3 इंटू 3 का ऑर्डर याद करें, है ना। अब मैं इसमें कहूंगी कि सी में जो एलिमेंट्स हैं उसकी रो कहाँ से आएगी, रो की पोजीशनिंग कैसे समझूंगी, फॉर आई इन रेंज डिम। मतलब जो हमारी वो है, मतलब रेंज डिम क्यों लिखा है, हमें पता है डायमेंशन 3 है, रेंज का क्या मतलब हुआ 0 1 2, है ना। फॉर आई इन रेंज डिम, फॉर जे इन रेंज डिम एंड फॉर के इन रेंज डिम। इसका बेसिकली इसका मीनिंग बेसिक सा ये है कि फॉर आई इन रेंज डिम, आई का मतलब रो की पोजीशनिंग, तो रो की पोजीशनिंग उठाई। आई यहाँ पे फॉर आई क्या लूप क्या प्रेजेंट कर रहा है कि रो की क्या, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वैसे यहाँ पे जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको थोड़ा याद रखने के लिए आप यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ। हाँ, सी आई जे इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई थ्रो ऑफ ए एंड जे कॉलम ऑफ बी। आई थ्रो कहाँ से उठाई, फॉर आई इन रेंज डिम और फॉर जे इन रेंज डिम, उस प्रकार से मैंने उठाया। और फॉर के क्या है, वे यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन को दिखा रहा है जो हो रहा है इनके बीच में, इनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है उसका ऑपरेटर है के। तो जब यहाँ पर हुआ क्या हुआ, याद करिए आइटरेशन को, सी आई जे क्यों लिखा हुआ है, सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस दिस। याद करिए हम आइटरेशन में क्या करते थे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब एक स्टेप चल रही है। वैसे ही सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे, ओल्ड सी आई जे मतलब एक खाली, इसको हम फिल करेंगे विद व्हाट, विद व्हाट, ए आई के इंटू बी इंटू नहीं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है याद रखिएगा, इसको डॉट प्रोडक्ट को ये हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बी के जे। तो यहाँ पर हमें पता है कि एक रो से कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब मैं यहाँ पे ये जो हमने कोड किया है पूरा, इस चीज को प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो कैसे कराऊंगी, बस मैं लिखूंगी प्रिंट सी। मैंने प्रिंट कर दिया सी। दिस इज हाउ आई कैन जस्ट रन एंड गेट माई प्रोडक्ट, गेट माई रिजल्ट। ओके, पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें से एक लाइब्रेरी नमपाई लाइब्रेरी के बारे में सर ने इस वाले लेक्चर में चर्चा की है। तो नमपाई हम यूज़ करते हैं अगर हम कोई इंटीजर के साथ ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम नमपाई जैसी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर ने क्या किया, इम्पोर्ट नमपाई और एक सेट लिखा, यहाँ पर एक सॉरी लिस्ट कहूँगी, सेट ऐसे नहीं लिखते हैं, एक लिस्ट लिखी ए और एक लिस्ट लिखी बी। अब सिंपली क्या किया, x इज इक्वल्स टू नम्पाई डॉट मैटे, इसका क्या मतलब है कि ए को चेंज कर दिया मैट्रिक्स में
बी को चेंज कर दिया मैट्रिक्स में। अब सिंपली प्रिंट एक्स डॉट वाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। इतनी सी बात है। मतलब अगर numpy लाइब्रेरी में आपने इंपोर्ट numpy को कर लिया तो इतनी इजीली आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। क्या करना है, बस ए को डिफाइन करना है कि ए क्या है, बी को डिफाइन करना है कि बी क्या है, और x इज इक्वल टू numpy डॉट मैटे करना है, मतलब ए को मैट्रिक्स में चेंज कर दो। y इज इक्वल टू numpy डॉट मैट भी करना है, मतलब y को मैट्रिक्स में चेंज कर दो। अब सिंपली प्रिंट x डॉट प्रोडक्ट y कर देना है तो हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो वो लंबा मेथड क्यों समझाया गया, इसीलिए कि आपको कोड की बेसिक्स पता हो। अदरवाइज यू कैन जस्ट इम्पोर्ट numpy और आप आराम से डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इन रेपलेट जो कि सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे थे अभी सारे एक्सप्लेनेशन में, वहाँ पर ये मैटे अगर आप लिखोगे तो काम नहीं करेगा। वहाँ एस एरे नाम का कोई होता है, उसको अगर आप लिखोगे तो काम करेगा, वो आपके काम का नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर मैटे और मैट भी लिखा हुआ है, इसको सर ने फॉलो किया इन पाइथन के जो अपडेटेड वर्जन में। सो दिस विल वर्क। सो सिंपली हियर वी एंड्स आर 5.5। सो वी हैव कवर्ड दिस सेकेंड पार्ट ऑफ वीक 5। अब हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें वी विल कवर 5.5 to 5.10 एंड हियर वी कंप्लीट्स आर दिस पार्ट ऑफ वीक 5। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ हैप्पी लर्निंग।